नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है और होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जिनको भी एग्जाम देना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या आने वाले समय में कोई भी एग्जाम जहां जीके जीएस पूछी जाती हो, तो आपके लिए जो है फायदा करेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की विषय वस्तु या थीम क्या था? तो भाई, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की जो थीम थी, ये यूनाइटेड बाय इमोशन थे। क्या थे? यूनाइटेड बाय इमोशन थे। तो ये बात ध्यान रखना है। इनके अलावा इन्हीं पैरा ओलंपिक के अंदर जो है आपको एक टर्म और भी यूज किया गया था, वी हैव विंग्स। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को 19 पदक प्राप्त हुए थे और 24वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के प्रथम स्थान पे कौन थे? तो चीन रहा था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले थे। ठीक है, स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है? ये बात जो आप भी जानते हैं कि सभी जानते हैं भाई, स्टेट ड्राइव जो है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। स्टेट ड्राइव के साथ साथ क्रिकेट से और भी क्या क्या चीज़ हो जाएगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्रिकेट से क्या क्या हो जाएगा? तो वाइड हो जाएगा, नो बॉल हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, यॉर्कर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, इसके अलावा मेडन ओवर हो जाएगा, इसके अलावा गुगली हो जाएगा, है ना। ये सभी के सभी जो हैं आपके क्रिकेट से संबंधित जो हैं शब्दावली के शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिकेट की कुछ और डायामीटर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैदान की लंबाई 20.12 मीटर, पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई 4 फुट, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इंडिया के रिलेशन में क्रिकेट को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भारत में, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो क्रिकेट में सबसे पहले वनडे में शतक लगाया था आपका कपिल देव साहब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसके अलावा T20 में पहला शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरेश रैना साहब का, और टेस्ट क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय शतक लाला अमरनाथ का। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो क्रिकेट वाली बॉडी है हमारा, ये बीसीसीआई है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में बीसीसीआई की अध्यक्ष जो है ये रोजर बिन्नी जी हैं, रोजर बिन्नी। ठीक है, सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं। और बीसीसीआई की स्थापना अपने आप में 1928 में होती है और बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन थे। गांठ बांध लो, पूछता है एग्जाम के अंदर कि कब स्थापना हुआ था बीसीसीआई का। इसके अलावा जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनके मुख्यालय दुबई के अंदर है जी। दुबई कहाँ है आप सभी जानते हैं, ड्रीम सिटी होता है भाई घूमने के लिए। इनके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके विरोध में हम बैठक कर रहे थे? तो भाई विरोध जो था, जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया था, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। तो इन्हीं के विरोध में हम लोग बैठक कर रहे थे, तो भी जो है गोली चलवा दिया, है ना। कौन? जनरल डायर। ये इतिहास में हमारे लिए काला दिन है ना। और ये उधम सिंह साहब जो है इनका पूरा बदला लिया, उनके घर में जाके गोली मारे जनरल डायर को। ठीक है, इनके अलावा अंग्रेजी वायसराय कौन थे भाई उस समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड के काल में क्या क्या होती है? तो असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के काल में होती है, आपका चेम्सफोर्ड के काल में ही, है ना। खेरा सत्याग्रह 1918, ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी चेम्सफोर्ड के काल में ही। भारत सरकार सुधार परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉर्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, ये भी 1919 में ही आया था। जालियांवाला का बाग जो है ये कहाँ पे है? अमृतसर के अंदर है, जहाँ पे जाने की भी एक रास्ता और निकलने का भी सेम ही रास्ता है। इसीलिए जो है इतनी बड़े में जो है आपका जनसंहार वहाँ पे हो गया, क्योंकि भागने का रास्ता ही नहीं मिला। G20 2023 भारत में कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ है। ये G20 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना, तो ये अगर होगा तो आंसर बदल भी सकती है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल में। इसके अलावा G20 विकासशील देशों का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1999 में करी गई थी। G20 की बैठक 2022 में कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। 21 में कहाँ पे हुआ था? इटली में। तो 21, 22 और 23
ये तीनों आई से है भैया, है ना, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स, ब्रिक्स जानते होंगे आप, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ है और ये 5 देशों की कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स की जो अपनी एक बैंक है उनका नाम एनडीबी है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका नाम दिया गया है। पहले इसे ब्रिक्स बैंक ही कहा जाता था। अब इनके जो चीफ बन गए हैं ना, ये डिल्मा रोसेफ बन गए हैं, डिल्मा रोसेफ। ये कहाँ के रहने वाली है, तो ये आपका जो है ब्राजील की लोकप्रिय नेता हैं। बनारस घराना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ना, तो बनारस घराना जो है ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। मैंने आपका बताया भाई कि बनारस घराना ये तबला से, और आपका लखनऊ घराना कहाँ गया भाई, लखनऊ घराना कत्थक से। ये दोनों जरूर ध्यान रखना है, यही दोनों घराना से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाद बाकी उस्ताद आमिर खान सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। जो ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका बनारस घराना और लखनऊ घराना, ठीक है। तो इन्हें ध्यान जरूर रखें। बनारस घराने के जो आपका संस्थापक माना जाता है, ये राम सहाय को माना जाता है। किसे माना जाता है, राम सहाय को माना जाता है, ठीक है, राम सहाय ये बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। और ये जो समता प्रसाद आप यहाँ पे मिस राइट में देख रहे हैं, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में। समता प्रसाद का जो है आप जानते भी हैं इनको, इनका नाम गुदई महाराज है। गुदई महाराज वाला क्वेश्चन अटेंड किए हैं जी कि गुदई महाराज किससे संबंधित है, तो समता प्रसाद इन्हीं का नाम है, गुदई महाराज का, ठीक है। और ये भी बनारस घराने के ही मशहूर तबला वादक हैं, जो कई सारे पिक्चर में तबला वादन का काम किया है। इनके अलावा जो लच्छू महाराज हैं वो भी आपके जो है आपका तबला वादन से ही संबंधित है। और मैंने आपको बता रखा है कि महाराज सरनेम दुईटा काम करते हैं, या तो तबला बजाते हैं या आपका जो कथक नृत्य से संबंधित होती है। भैया कोई बुरा मत मानना, किसी का महाराज सरनेम हो तो मैं सिर्फ एग्जाम के रिलेशन से आपको क्वेश्चन पकड़वा सकूं सही आंसर तक एग्जाम के अंदर, इसके लिए बात कर रहा हूं भैया, है ना। पंडित भीमसेन जोशी साहब ये किराना घराना से संबंधित है और 2009 में इन्हें जो है भारत रत्न भी दिया गया। और पंडित भीमसेन जोशी साहब कर्नाटक के रहने वाले थे, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से जायद फसल की कौन सी एक उदाहरण है, जायद फसल की। देखिए मैंने शास्त्रीय नृत्य पकड़ने की कुल्लू तो आपको बता दिया है ना, रेड्डी रहेगा तो आप कुचिपुड़ी के पास जाओगे, है ना। इसके अलावा सिंह रहेगा, झावेरी रहेगा, है ना, ये चले जाएंगे मणिपुर। इसके अलावा कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर को एक साथ याद रखेंगे मणिपुरी में। इसके अलावा एक है हमारा सितारा देवी, इनको हम रखेंगे कथक के साथ, महाराज वाले के साथ। एक है हमारा क्या बोलते हैं रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी और उंडेल, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो जो एक्सेप्शनल है ना हम उन्हीं को याद कर लेते हैं, बाद बाकी सरनेम से काम चला लेते हैं। इनके अलावा जायद फसल पूछा गया तो भाई खीरा, ककड़ी, तरबूज जायद फसल होता है। और कैसे होता है मैं बता चुका हूं कि भाई रबी के फसल और जो आपका खरीफ के फसल है, इनके बीच में जो टाइम पीरियड बचती है, उस पीरियड में जो फसल उगा लिए जाते हैं ना, उससे जो है जायद के फसल कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि रबी की फसल जो है ये आपका कब बोया जाता है भाई, रबी की फसल तो ठंडी महीना स्टार्ट होने पर, है ना। तो ये आप जो है सितंबर अक्टूबर में बोते हो और इसको जो है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके अलावा जो खरीफ है मानसून आने पे, जैसे अभी धान रोपा रहा होगा गांव घर में, है ना, तो मानसून आने पे खरीफ का फसल स्टार्ट हो जाता है। और ये कब हम काटते हैं, तो दीपावली यानी दुर्गा पूजा लगा के जो है काट लेते हैं। इन बीच में जो गैप बच जाता है ना, जो अप्रैल से जून तक का, आधा अप्रैल और आधा जून तक का, इसी बीच में जो है आपका हो जाता है जायद फसल। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा खास करके कहाँ पे होता है, नदी के किनारे ज्यादा होता है, बलुआवा मिट्टी पर, ठीक है। इसके अलावा नगदी फसल कौन कौन से हैं, तो गन्ना, कपास, ये सब क्या है, नगदी फसल के उदाहरण है। नगदी फसल का परिभाषा मैं दे चुका हूं कि क्या होता है नगदी फसल। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अंतिम तत्व क्या है, तो अंतिम तत्व है ओजी। ओजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो ये जो है आपके अंतिम तत्व हैं, माने इनके परमाणु क्रमांक कितने हैं, 118 हैं। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, मोसले साहब हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता में आप मेंडलीव साहब का भी नाम ले सकते हैं। अगर मोसले साहब ऑप्शन में नहीं है तो आप मेंडलीव साहब को आंसर लगा देंगे, कोई गलती नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि जो मैं अभी आवर्त सारणी पढ़ता हूं कि जिसमें ऐसे 18 वर्ग हैं, है ना, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं ऐसे वाले, तो ये वाला जो डिजाइन दिए हैं, ये वाला जो प्रिंट दिए हैं, ये मोसले साहब का है।
ऐसा नहीं है कि जो मेंडलीव साहब है उनकी विचार आधुनिक आवर्त सारणी से नहीं मिलती है, इसीलिए मेंडलीव साहब को भी आधुनिक वाले आवर्त सारणी में ही रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल 118 तत्व में मैंने तत्वों का ब्यौरा भी दे दिया हूँ। 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और आपका जो है 7 जो हो जाएगा उपधातु हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है पोलेनियम वगैरह। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में इनर्ट गैस है। आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इनके लास्ट वाले जो समूह हैं, लास्ट वाले जो वर्ग हैं, इनमें जो है इनर्ट गैस रखा गया है 18वें नंबर में, और 17 में आपका जो है हैलोजन समूह को रखा गया है। ठीक है, हैलोजन समूह का, हैलोजन समूह क्या है भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन समूह के उदाहरण है। ठीक है, और जो इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब निष्क्रिय, तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियोन। इसमें से जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ऑर्गन को आप जो है मरकरी वगैरह में भी भर लेते हो। हीलियम को जो है एक्वा ग्लांस में गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिला के सांस लेते हैं। नियोन जो है ये रोड लैंप में काम करते हैं भाई। रेडॉन जो है ये कैंसर के चिकित्सा में भी उपयोगी हैं। तो ये सभी के सभी उपयोगी हैं भाई, बिना उपयोग का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गांव घर में कहा करती है खास करके माता जी लोग कि जो भाई धान से खखड़ी फेंक देते हो ना, उसका भी इस्तेमाल हो जाता है जब गोबर का जो बनाते हैं उपला, उसमें, है ना। तो भाई कोई भी चीज बिना उपयोग का तो होती ही नहीं दुनिया में, है ना। इसके अलावा ये जो आप आयोडीन देख रहे हो, आयोडीन कहाँ गया? ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये एंटीसेप्टिक का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका है। क्लोरीन जो देख रहे हो ना, इस क्लोरीन को जो है जल शोधन में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। इसके अलावा अश्रु गैस जो है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो टीयर गैस होता है ना, क्लोरोएसिफिनोन, है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन जो है ये कमरे के टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, धातु होती है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। एक फ्लोरीन छूट गया जी, फ्लोरीन नहीं लिखा पाया। फ्लोरीन मतलब सबसे निगेटिव होती है प्रकृति में। इसके अलावा सिजदा पैबोस किसने लागू किया था? भाई यहाँ पे 14-15 चीज का मैंने प्रयोग बता दिया है, ध्यान रखेंगे, मोटे मोटे तौर पे काम आ जाएगी भाई। सिजदा पैबोस किसने लागू किया था? तो गुलाम वंश के शासक बलबन ने लागू किए थे। बलबन ने रक्त और लौह का नीति भी अपनाया था भाई। एक तो लौह स्तंभ है, एक तो महरौली का लौह स्तंभ है। महरौली कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और एक आपका लौह एवं रक्त की नीति है। तो ये नीति मतलब नियम था। ठीक है, तो लौह एवं रक्त की नीति जो है ये बलबन ने अपनाया था। गुलाम वंश के शासक थे बलबन। बलबन की शासन अवधि 1266 से 1287 रहे थे। बलबन ने प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज चलाया था। नवरोज उत्सव डायरेक्ट आता है कि भाई नवरोज को किसने जो है शुरू किया था। इसके अलावा उपाधि धारण किए थे बलबन किसके? जिले इलाही। आज भी आपने पिक्चर वगैरह में काफी सुनते होंगे जिले इलाही। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 वंश ने जो है सल्तनत पे शासन किए। इसके बाद भारत पे मुगल वंशों की शासन हुई जो लगभग 1857 तक रही। उसके बाद जो 1857 के बाद हम अंग्रेज के अधीन चले गए, जो 1947 में मुक्ति मिली। तो इस प्रकार से जो हमारा पास्ट बीता है भैया, है ना। ये जो गुलाम है, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे 1206 में। इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने आप में लाख वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी और घोड़ा से गिर के जो है मृत्यु को प्राप्त किया था चौगान खेलते समय। खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद का खिजर खां है और लोदी का बेहलोल लोदी है। चलते हैं आगे। अगला है जेनियल का सैनोनिम साहब है। जेनियल मतलब क्या होता है? मित्रवत होता है। जो कॉर्डियल होता है ना, कॉर्डियल, वो जेनियल है। जो कॉर्डियल है वो जेनियल है। जो फ्रेंडली है वो जेनियल है। जो लॉयल है वो जेनियल है ना। तो इस प्रकार से जो भी मीनिंग देता होगा आपका जेनियल का सिनो हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है आपका ग्रिगारियस, सुने होंगे ग्रिगारियस, जो समूह में रहता हो, खास करके जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आदमी पर भी आए तो कोई गलती नहीं होगी। एक ऐसा आदमी जो मिलनसार स्वभाव का हो, लोगों में रहना पसंद करता हो, उसे ग्रिगेरियस कह सकते हैं। इसके अलावा भैया एक ग्रिगेरियन कैलेंडर भी होता है, तो दोनों को एक ही मत मिलाना। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। सब दिन बताते आया हूँ, वेदांतम सत्यनारायण साहब इंपोर्टेंट है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी की जो है ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, बताया था। कुचिपुड़ी के कुछ अन्य कलाकार हैं, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुधरी, लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। ये सब जो है कुचिपुड़ी के जो है आपका प्रमुख जो है नर्तक और नर्तकी है, जिसमें आप देखिए ज्यादातर रेड्डी फैमिली है। और मैंने आपको कहा है कि भाई रेड्डी फैमिली देखे नहीं कि आप किसे भागना है,
कुचिपुड़ी के पास भागना है, आंध्र प्रदेश भागना है बिना टिकट का। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो मैम है ये आपका भरतनाट्यम भी कर लेती है और आपका जो है कुचिपुड़ी भी कर लेती है, वर्साटाइल प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने एक दिल्ली में अपनी स्कूल खोली थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस के अंदर कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपनी स्कूल कहाँ खोली है। गेंट का सिनोनिम आपसे पूछा गया, जेंट, जेंट होता है, जेंट का सिनोनिम जो है ये गिगनाटिक, ह्यूग, ग्रेट साइज, मतलब जो विशाल हो, है ना, जो आपका बहुत बड़ा हो, कोई भी ह्यूग हो, गिगनाटिक हो, ये आपका जेंट है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेश वाटर लेक है? भाई वो लेक का तो नाम पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आंसर देता। बहरहाल यहाँ पे लोकटक भी फ्रेश वाटर का लेक है, जो आपका कहाँ पे, मणिपुर में है। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में, ये भी फ्रेश वाटर का लेक है। ठीक है, बुलर झील की जो बात करें तो ये टेक्टोनिक विवर्तनिका सिद्धांत से जो है निर्मित हुए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्लेट के टकराने विवर्तनिका सिद्धांत से जो निर्मित है भारत में झील, ये बुलर झील है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में जो है प्रवाहित होती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ये आपका उड़ीसा में है, जो खारे पानी की झील है। झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका कैस्पियन सागर है, ये दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। बैड ब्लड है ना, उस दिन बैड मौथ पूछा गया था ना, बैड मौथ है ना, तो उसी दिन मैंने आपको बैड ब्लड बता दिया था, और इत्तेफाक ये भी आ गए। भाई अंग्रेजी भी सुन रहे हो का भाई, है ना। तो बैड ब्लड जो है इसका मतलब होती है पुरानी दुश्मनी, जैसे पुरानी दुश्मनी उसे और एक होता है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, बरी द हैचेट, है ना, टी साइलेंट रहता है, हैचेट पढ़ते हैं इसे। तो बरी द हैचेट इसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी भुला देना, है ना, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, मांडवली कर लेना कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो भाई पुरानी दुश्मनी भुला देना बैरी द हैचेट होता है। और बैड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी होता है। बैड माउथ का मतलब दूसरे के बारे में अभद्र बातें करना होता है। ठीक है, ओल्ड फ्लेम का मतलब जो है पुराना प्यार होता है ना भैया। इसके अलावा जो आपका बॉसम फ्रेंड होता है, बॉसम फ्रेंड इसका मतलब होता है बहुत, मतलब लंगोटिया यार कह सकते हैं बॉसम फ्रेंड को। और एक होता है आपका स्नेक इन द ग्रास, मतलब छुपा हुआ दुश्मन, इनेमी, है ना। तो ये सब कुछ फ्रेज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फ्रेज नहीं, ईडियम है भैया। कलिंग युद्ध, अच्छा फ्रेज और ईडियम किसे कहते हैं ये समझते हैं ना। फ्रेज जो है भाई एक वर्ब ऐसा रहेगा जो किसी प्रीपोजिशन से इंड करेगा, ठीक है, इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और जो ईडियम है वो आपको सुनने में रह देगा कुछ और अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो भैया अशोक साहब की, है ना। कलिंग युद्ध कब होती है? 261 बीसी में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक साहब ने क्या किए थे? तो धम्म को अपना लिए थे, यानी धर्म को अपना लिए थे। बुद्ध धर्म में जो है धर्म को धम्म कहा जाता है। अशोक ने सांची के स्तूप बनवाया, पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजे थे, किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के शिलालेख कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट लाने में आप समझ सकते हैं कि भाई कितना दिमाग खर्च होती होगी। ठीक है, फिर भी ये बच्चे लोग पीडीएफ चोरी करने से बाज नहीं आते। तो अब जो है अंतिम उपाय तो समझते ही है ना। उत्तरी जो आपका अशोक का प्रांतीय क्षेत्र था, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणी प्रांतीय क्षेत्र की राजधानी स्वर्णजिगरी थी। मध्य प्रांतीय क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्रा। अवंती को जो है उज्जैन राजधानी मिला था। और कलिंग जब जीत लिए कलिंग युद्ध के बाद, तो इनकी राजधानी तोसली जो है इन्हीं के गिरफ्त में आ गए, क्योंकि तोसली जो राजधानी थी ये आपका राजा खारवेल का राजधानी था। लेकिन अब जब जीते गया भैया कलिंग की राजधानी तोसली, जब कलिंगे जीत लिया तो राजधानियों ने जीत लिया हो। इसके अलावा अनुच्छेद 25 का संबंध आपसे पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध जो है ये धर्म से संबंधित है। सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक कार्य हेतु जो कोई खर्च करता है किसी भी चीज पे, चाहे कोई मंदिर बनवाए कुछ भी करे, है ना, तो उस पे जो है आपको टैक्स फ्री रखा गया है। आपके लिए टैक्स पे जो है आप पे इम्पोज नहीं किया जाएगा, थोपा नहीं जाएगा कि भाई आप टैक्स भरो ही भरो। तो इस चीज की छूट जो है आर्टिकल 27 हमें देती है। ये बार बार आपकी एग्जाम में आ जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से संबंधित से एक प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। फिलहाल मैं इतनी डाटा दे दूंगा जितना में आपका काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। ये किस लिए शुरू की गई थी? कि जो आपदा आते हैं, जो किसान की जो फसल नष्ट हो जाते हैं, तो भाई इनकी जो भरपाई है ये करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद सहायता दी जाएगी। यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा का मतलब ही होता है कि आपको जो है गारंटी लेते हैं हम, है ना। इसके अलावा इस योजना में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्यरत है। कौन सा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं या कोई भी कारण से फसलों में हुई नुकसान जब हो जाती है तो जो पीड़ित है, जो किसान है, उनको आर्थिक मदद मुहैया कराना है। इसके अलावा
एक तो बच्चे बता रहे हैं कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति आए थे, एक बच्चे बता रहे हैं कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं कि निम्नलिखित में से कौन से भरतनाट्यम से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। बहरहाल दोनों में से कोई भी आंसर हो, आंसर तो यही होना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति भी है तो भाई इनका मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति है तो भरतनाट्यम है ना, अब प्लस कुचिपुड़ी दोनों कर लेते हैं तो डिपेंड करता है कि एक ऑप्शन ऐसा तो नहीं था कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों है ना, अगर यामिनी कृष्णमूर्ति शीर्षक में है तो। और अगर ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कुचिपुड़ी से संबंधित है या फिर भरतनाट्यम से संबंधित है, तब यामिनी कृष्णमूर्ति अगर ऑप्शन में है तब राइट आंसर है। तो डिपेंड करता है कि इसकी लैंग्वेज क्या था। इसके अलावा आरएनए और डीएनए से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनए और डीएनए से जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरएनए और डीएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो डीएनए जो है आपको केंद्रक में भी पाया जाता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। डीएनए जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी कुछ भाग में और केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है। डीएनए को जो है डायऑक्सो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो है आपका परिरक्षण में काम आते हैं। किस चीज की परिरक्षण, माता पिता, चोर, उचक्का, कोई बलात्कारी है तो इन सब की जो है परीक्षण में ये काम आते हैं। खास करके कानून व्यवस्था में जो है इनकी इस्तेमाल की जाती है। और आपने फोरेंसिक लैब का नाम सुना होगा, आपने तो देखा ही होगा ना, दया तोड़ दो दरवाजा, उसमें जो फोरेंसिक लैब होती है ना उसमें डीएनए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा जो समय लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है भैया, समय लोक नृत्य जो है ये आपके गोवा से संबंधित है। गोवा के अन्य त्योहार जैसे तरंगमेल है, सिग्मा है, घोड़े मोरनी है, रनमाले है ना, सिग्मो, सिग्मो है, ये सिग्मा नहीं है, सिग्मो है, सिग्मो। इस प्रकार से ये होली के समय होने वाली त्योहार है गोवा के अंदर। तो ये सब ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर भारमनी जो है ये भी गोवा में, मैं बार बार अंतिम गोवा को यहीं से करता हूँ। इसके अलावा गोवा जो है सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटकू है, यहाँ पर है महाराष्ट्र के बगल में गोवा सबसे छोटा है। सबसे छोटा तट रेखा की लंबाई गोवा की ही है। तटीय राज्य भारत में आप बात करेंगे तो राज्यों की संख्या 9 है। ये 9 कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दी जाती है। साथ ही साथ अगर आपको हमारी पेड कोर्स की पेड पीडीएफ चाहिए, कोर्स तो फ्री है भाई, यूट्यूब पे ही है। पेड पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ऐड हो जाइए। इसी प्रकार के जो है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट वाला पीडीएफ पहले वीडियो देख लीजिएगा कि भाई वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐड हो जाइएगा। आपको 57 पीडीएफ मात्र 25 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन 57 एक को बार नहीं है ना। जैसे आज एक क्लास होगा तो आज की पीडीएफ आज मिलेगी आपको, ऐसा चलता है, ठीक है। तो मिलेंगे उसी वीडियो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।